हेलो दोस्तों, जो हम सीटेट साइंस पेपर 2 का एनसीईआरटी शार्ट नोट्स पढ़ रहे थे, ठीक है, उसी की आगे हम बात करेंगे जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि विस्थापन एक सदिश राशि है, अतः सीधी सड़क पर चलती हुई कार द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अगर आप सीधी सड़क पर हैं तो जितनी दूरी तय करेंगे, ठीक है, तो दूरी तथा विस्थापन का जो परिमाण होगा वो आपका बराबर होगा। और विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होता है, जिसमें आपका मात्रक तथा आंकिक मान के साथ क्या होता है, दिशा भी होती है, उसे आप सदिश राशि बोलते हैं। क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, फिटकरी। फिटकरी क्या है, फिटकरी से संबंधित तथ्य। फिटकरी एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है। साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट मीन्स K2SO4 Al2SO4 का होल ट्राई 24H2O होता है। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट होता है। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है फिटकरी, जिसे आप पोटासिलम का उपयोग रक्त का थक्का बनाने के लिए किया जाता है, जिसके कारण घाव का रक्त स्राव रुक जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट तथ्य है फिटकरी से कि फिटकरी का जो उपयोग आप करते हैं वो रक्त का थक्का बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, जिसके कारण घाव का रक्त स्राव क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक, ये आपके फिटकरी से। नेक्स्ट आपका आता है, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा पड़ जाता है, हल्का पड़ जाता है। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो आपका लोहा होता है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय होता है। इसलिए क्या होता है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर क्या होता है, लोहा कॉपर को कॉपर सल्फेट विलयन से विस्थापित कर देता है, अतः यह कॉपर भूरी परत के रूप में लोहे की कील पर जम जाता है। ठीक है, मीन्स कहने का मीन्स यह है कि अगर आप एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग जो है हल्का पड़ जाएगा और तथा यह कॉपर जो है वो भूरी परत के रूप में क्या होगा, लोहे की कील पर जम जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका लोहा होता है वो लौह जो होता है वो आपका कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या करेगा कि ये आपको CuSO4 के विलयन से क्या करेगा, Cu को जो है वो विस्थापित कर देता है। तो FeSO4 प्लस Cu बना लेगा। FeSO4 जो होता है वो आपका भूरे कलर का होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है, जो आपका पूछा गया है, क्या है कि विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है। विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। बेकेलाइट एक थर्मोप्लास्टिक है जो फिनाल के एल्डिहाइड से एलिमिनेशन अभिक्रिया द्वारा बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। यह एक प्लास्टिक है जो फिनाल के एल्डिहाइड से एलिमिनेशन अभिक्रिया द्वारा बनता है। ठीक है, इससे इतना तथ्य पूछे जा सकते हैं सीटेट में। नेक्स्ट आपका आता है एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, CFL का। एलईडी का मीन्स होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है। CFL का मीन्स होता है कॉम्पैक्ट, ठीक है, फ्लोरोसेंट लैंप होता है। अब यहाँ पे आपका आता है कि एलईडी बेहतर है कि आपका CFL। तो जो आपका एलईडी होता है ये आपका बेहतर होता है CFL से, क्योंकि CFL में जो है विषैली गैसें पाई जाती हैं। ये भी आपका सीटेट में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका आता है कि 6 दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। ठीक है, इसलिए हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं। तो ये भी आपको पूछा गया है कि आपका दिन के समय जो है किसकी जो है दर अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो श्वसन की दर से अधिक होती है। ठीक है, इसलिए हरे पौधे जो है दिन के समय क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आपका 7 पॉइंट क्या है कि जस्ता टिन की अपेक्षा जो है वो अधिक क्रियाशील होता है, अतः खाने के डिब्बों की अंदरूनी सतहों पर टिन का लेपन किया जाता है, जिंक का नहीं। आपका देखिए जो जस्ता होता है वो टिन की अपेक्षा क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। तो इसलिए खाने के जो डिब्बों की अंदरूनी सतहों पर क्या किया जाता है, टिन का लेपन किया जाता है, जिंक का नहीं किया जाता है। ये सीटेट में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका आता है, जितने भी यहाँ पे तथ्य हैं वो सभी आपके सीटेट में पूछे गए हैं, उतना ही पॉइंट वहां से पूछा गया है। नेक्स्ट आपका 8 पॉइंट जो आता है कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को तन बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है, क्यों। ठीक है,
क्योंकि अम्ल को तन बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, अत्यधिक ऊष्माक्षेपी आपकी होती है। क्लियर हो गया कि आपका अगर सल्फ्यूटिक अम्ल को तन बनाना है तो आपको अम्ल को पानी में डालने की सलाह क्यों दी जाती है? इसका कारण ये है कि अम्ल को तन बनाने की प्रक्रिया जो होती है वो आपके अत्यधिक ऊष्माक्षेपी आपकी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, तो जिसमें ऊष्मा का भी वह अभिक्रिया जिसमें आपका ऊष्मा क्या होता है अभिक्रिया के साथ उत्पन्न होती है, मीन्स उत्सर्जन होता है, वो आपकी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एक आपका होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उनको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि पानी के ऊपर वायु का बुलबुला जो है वो किस तरह का कार्य करता है, और तो पानी के अंदर किस तरह का कार्य करता है। जो पानी के ऊपर वायु का बुलबुला किस तरह कार्य करता है और पानी के अंदर वायु का बुलबुला किस तरह कार्य करता है, तो देखिए अगर पानी के ऊपर जो वायु का बुलबुला होता है वो आपका उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। अब यहाँ पे आता है उत्तल लेंस क्या होता है, तो जो आपका किनारों पर क्या होता है पतला होता है और बीच में क्या होता है मोटा होता है, उसे आप उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस मीन्स आप कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, और आपका पानी के अंदर जो होता है वो अवतल लेंस की तरह वायु का बुलबुला कार्य करता है। अवतल लेंस किसे कहते हैं? ऐसा लेंस जो किनारों पर क्या होता है आपका मोटा होता है, वह बीच में क्या होता है पतला होता है, उसे आप कंट्रोल लेंस बोलते हैं, मींस अवतल लेंस। आपका ये जो आपका ऐसा होता है वो आपका जो है ये आपका अवतल लेंस होता है, और ये आपका जो ऐसे होता है ये आपका क्या होता है उत्तल लेंस होता है। ये क्या होता है किनारों पर पतला होता है, बीच में मोटा होता है। ये आपका क्या होता है किनारों पर मोटा होता है, बीच में आपका क्या होता है पतला होता है, इसलिए इसे अवतल लेंस बोलते हैं। नेक्स्ट आपका जो आता है कि आपका क्वथनांक से संबंधित तथ्य आता है कि यदि किसी द्रव का दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक भी क्या होता है बढ़ जाता है। अगर द्रव का दाब बढ़ रहा है तो क्वथनांक भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपका जो दाब होता है वो यहाँ पे क्वथनांक जो होता है वो दाब पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे आपका बात आती है कि क्वथनांक किसे कहते हैं। ठीक है, आपका क्वथनांक किसे कहते हैं, तो जिस तापक्रम पर कोई द्रव पदार्थ वाष्प की अवस्था में परिवर्तित होने लगता है वह तापक्रम आपका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। मीन्स आपका क्वथनांक का मीन्स होता है कि आपका द्रव पदार्थ का वाष्प के रूप में क्या होना, परिवर्तित होना, वह तापक्रम आपका क्वथनांक कहलाता है। एक आपका आता है गलनांक क्या होता है, तो गलनांक क्या होता है, जिस तापक्रम पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है वो आपका गलनांक, मतलब ठोस पदार्थ का द्रव के रूप में परिवर्तित होना गलनांक। और क्वथनांक जो होता है वो आपका क्या होता है कि क्वथनांक का मीन्स होता है कि द्रव पदार्थ का वाष्प के रूप में परिवर्तित होना, वह आपका क्वथनांक कहलाता है, वह तापक्रम। नेक्स्ट आपका आता है कि मनुष्य का जो अंगूठा होता है बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो होती है सैडल संधि उपस्थित होती है। सैडल संधि ऐसी होती है जो सभी दिशाओं में आपकी क्या करती है, मूवमेंट करने लगती है। वो आपका जो मनुष्य का अंगूठा वो बाकी अंगुलियों की अपेक्षा जो होता है सभी दिशाओं में गति करता है, इसलिए इसमें जो होता है वो सैडल संधि उपस्थित होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि 12 पॉइंट। ठीक है, कि आपका अति अम्लता के उपचार में, ठीक है, जो औषधियों में प्रयोग किया जाता है वो आपकी क्या है, तो देखिए आपके दुर्बल क्षार है। दुर्बल क्षार क्या होते हैं, जैसे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपका AlOH का होल क्यूब आदि का प्रयोग जो होता है वो अति अम्लता के उपचार में प्रयुक्त औषधियों में किया जाता है। अति अम्लता के उपचार में क्या किया जाता है, औषधियों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आपका ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि यदि 5 ग्राम भार वाले पंख एवं एक 10 ग्राम भार वाली कील दोनों में समान गतिज ऊर्जा है तो दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आपका देखिए जो आपका संवेग होता है वो गतिज ऊर्जा के टर्म में क्या होता है √2m के। ठीक है, तो आपका देखिए यहाँ पे आपका एक का देखिए गतिज ऊर्जा तो आपकी सेम है। ठीक है, वो आप सेम ही रखेंगे। 2 आपका पहले वाले का m का वैल्यू क्या है 5, तो 5 गुना आपका कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 10k हो जाएगा। क्लियर है। यहां पे आप जब इसको करेंगे आपका 10 ग्राम वाले के लिए p की संवेग की वैल्यू क्या होगी 2m के। यहाँ पे m आपका द्रव्यमान है कि आपकी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आपकी क्या है समान है,
ठीक है। तो आप m की वैल्यू 10 रखेंगे तो 2 इंटू 10 के हो जाएगा, 10 दुनाई आपका क्या हो जाएगा 20 के। तो आपका देखिए जो इसकी वैल्यू आपका क्या है, जो 10 ग्राम रखने पे जो आपका संवेग आ रहा है उसकी वैल्यू क्या है आपकी ज्यादा है, ठीक है। और कम जो आपका 5 ग्राम आप यहाँ पे रख रहे हैं तो इसकी क्या है √10 के है, ठीक है। √20 के की वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी, तो इसलिए भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। ये ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी क्या आ रही है √20 की आ रही है, इसकी वैल्यू √10 के आ रही है, तो √20 के की वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी, इसलिए भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट आपका आता है एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है। एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है, ठीक है। जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो हार्मोन एड्रेनलिन जो होता है वो तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपका ये पूछा गया कि अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है तो उसके तनाव को समंजन करने में कौन सा हार्मोन सहायता करता है, तो वो आपका एड्रेनलिन हार्मोन है, ठीक है। संकट के समय, क्रोध, आवेश आदि के समय हमारे शरीर को अधिकतम कुशलता में कार्य करने के लिए जो तैयार करता है वो हार्मोन कौन सा है, एड्रेनलिन हार्मोन है। इसे लड़ो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। ये आपका एक से अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्लियर है। आपका नेक्स्ट आपका आता है आहारी रेशे, ठीक है। आहारी रेशे क्या होते हैं, तो आहारी रेशे आहार में उपस्थित रेशे तत्व को कहते हैं। ये पौधों से मिलने वाले ऐसे तत्व हैं जो स्वयं तो अपाच्य होते हैं लेकिन मूल रूप से पाचन क्रिया को सुचारू बनाने में अत्यावश्यक योगदान करते हैं। आहारी रेशे को रुक्षांश के नाम से भी जाना था। ये आपका सीटेट में पूछा गया है कि आहारी रेशे को और किस नाम से जानते हैं आप, रुक्षांश के नाम से जाते हैं, ठीक है। ये पाचन क्रिया को क्या करते हैं, सुचारू बनाने में अत्यावश्यक योगदान देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए आहारी रेशे में। नेक्स्ट आपका आता है कि जो आपका ध्वनि का तारत्व हो वो किस पर निर्भर करता है। देखिए ध्वनि का तारत्व जो होता है वो आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर आपकी कंपन की आवृत्ति अधिक है तो ध्वनि का जो तारत्व होगा वो भी आपका अधिक होती है। कंपन की आवृत्ति अगर कम है तो ध्वनि कम तारत्व की होती है। तो आपका ये इंपॉर्टेंट तथ्य है कि अगर आपका क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जाए आवृत्ति संबंधित और तारत्व के बारे में आपका बताना, तो अगर तारत्व जो होता है वो आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर आपकी आवृत्ति घट रही है तो तारत्व घट रहा है, अगर आपकी आवृत्ति बढ़ रही है तो आपका तारत्व भी बढ़ रहा है। ये आपका होता है। यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है तो उसका आयाम बढ़ता है तथा उसकी उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों क्या होते हैं, घटते हैं, ठीक है। अगर आपकी आवृत्ति घटती है तो आपका क्या होता है, आयाम जो होता है वो आपका बढ़ता है, लेकिन तारत्व और प्रबलता क्या होते हैं, घटते हैं। ये आपका सीटेट में पूछा गया है ये वाला तथ्य, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आपका आता है योगात्मक आकलन क्या होता है, ठीक है। ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जितने यहाँ पे तथ्य ये सब आपके सीटेट में पूछे गए हैं। योगात्मक आकलन क्या होता है, ये आपका विज्ञान में योगात्मक आकलन को विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान करने पर बल देना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों की विज्ञान विषय पर रुचि एवं उनकी कठिनाइयों के बारे में पता लगाया जा सके। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि विज्ञान में जो है वो योगात्मक आकलन को बल किस लिए देना चाहिए, ताकि ये जो है आपके अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों का क्या कर सके, निदान कर सके विद्यार्थियों के, और विद्यार्थियों की विज्ञान विषय में रुचि बढ़ा सके और उनकी कठिनाइयों के बारे में पता लगाया जा सके। इसलिए आपका विज्ञान में योगात्मक आकलन का आवश्यक रूप से बल है, प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका आता है निगमन विधि। निगमन विधि क्या होता है आपका विज्ञान में, निगमन विधि क्या है, किसी पाठ को निगमनात्मक विधि से पढ़ाते समय सर्वप्रथम विषय वस्तु से संबंधित सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण उदाहरण, अगर आप पहले नियम स्पष्ट करें देन आप उदाहरण बताएं, ठीक है, वो आपका निगमन कहलाता है। आगमन में क्या होता है, पहले आप उदाहरण बताएं देन आप नियम प्रस्तुत करें, वो आपका आगमन कहलाता है। तो ठीक है, निगमन का मीन्स नियम से उदाहरण की ओर और आगमन की मीन्स उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है। आप पहले आप नियम बता दें फिर आप उसके बाद क्या करें, उसके उदाहरण बता दें, ठीक है। जैसे आप पहले आप बता दें कि v² = u² + 2as होता है और देन उससे संबंधित आप एग्जाम्पल कराएं तो वो आपका कहलाता है निगमन। मीन्स आप पहले सूत्र बता रहे हैं देन आप उससे संबंधित जो है उदाहरण सॉल्व कराएं, वो आपका निगमन विधि होता है, ठीक है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट 18 पॉइंट्स
थे जो आपके सीटेट में पूछे गए पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो नीचे जाके लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।